CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 91। अध्याय 7। इस पृष्ठ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन करके इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग और किरणों से, दीप्ति लिए भू पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इस कविता की कवियत्री हैं महादेवी वर्मा। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें आकाश में बहुत से रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं। नीचे की ओर एक बालिका चट्टान पर खड़ी है और आकाश की ओर बाहें फैलाए कुछ गा रही है। और उस बालिका के नीचे की ओर एक पिंजरा रखा है जिसका दरवाजा खुला हुआ है और चारों ओर हरियाली है। पृष्ठ संख्या 92। कवि से परिचय। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी की भी रचना की। उनके द्वारा लिखे गद्य के चरित्र पाठकों को याद रहने वाले होते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थीं। यहाँ इस पृष्ठ पर महादेवी वर्मा के सम्मान में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाक टिकट का एक चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा की छवि अंकित है। इसी के साथ उनका जन्म वर्ष 1907 और मृत्यु वर्ष 1987 अंकित है। पाठ से आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? सपने मात्र कल्पनाएं हैं, सपनों को भूल जाना चाहिए, सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, सपने देखना अच्छी बात है। 2. मत बांधो। कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? प्रेम की, शिक्षा की, सपनों की, अधिकारों की। यहां इस पृष्ठ के अंत में एक चित्र है जिसमें एक बालिका एक हरे भरे मैदान में एक पत्थर पर बैठी हुई है। उसके हाथ में एक पुस्तक है और वह कल्पना कर रही है कि वह अंतरिक्ष में गुब्बारों की मदद से उड़ रही है। साथ ही बालिका के साथ चंद्रमा और अन्य ग्रह भी हैं। पृष्ठ संख्या 93। 3. इन सपनों के पंख ना काटो।
पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं। सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं। 4. स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? जहां किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, जहां अतुलनीय धन संपत्ति हो, जहां परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो, जहां सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हों। 5. यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? वह बहुत तेजी से उड़ सकता है, वह और गहरा हो सकता है, उसकी उड़ान रुक सकती है, वह बढ़कर पौधा बन सकता है। यहां साथ ही एक चित्र दिया गया है जिसमें एक पर्वत है जिसके शिखर पर कुछ बर्फ जमी है, साथ ही कुछ बादल उसके इर्द गिर्द हैं और बहुत से पक्षी उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। उसके विपरीत एक पिंजरा रखा है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। ख. हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क. सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहां आता है? बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है? यहां एक चित्र है जिसमें एक बालिका प्रसन्न मुद्रा में मशाल पकड़े फिसलती हुई आ रही है। पृष्ठ संख्या 94। ख. मुक्त गगन में विचरण कर यह, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। यहां साथ ही एक चित्र है जिसमें एक हरे भरे मैदान के ऊपर बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भ से मिलाइए। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके 3 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में क्रम संख्या, दूसरे स्तंभ में कविता से चुनी हुई पंक्तियां और तीसरे स्तंभ में उन पंक्तियों से संबंधित भाव और संदर्भ दिए गए हैं। 1. इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। 2. सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। 3. इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। 4. नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। 5. स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। अब इन्हीं पंक्तियों से संबंधित भाव और संदर्भ जो कि स्तंभ 2 में दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। 1. सपनों के उठने, आरोहण और उनके व्यवहार में वापस आने, अवरोहण में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। 2. सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। 3. किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। 4. रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। 5. सपनों में ऊपर उठने, आरोहण और नीचे आने, अवरोहण दोनों की विशेषता होती है। सपना विचार की तरह जन्म लेता है
और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। क, कविता में मत बांधो, पंख ना काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे? पृष्ठ संख्या 95। ख, कविता में सपनों की गति ना बांधने की बात क्यों कही गई होगी? ग, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की और कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? घ, कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपके आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है। अण, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए। शीर्षक, कविता का शीर्षक है मत बांधो। यदि आपको इस कविता को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी लिखिए। अनुमान और कल्पना से। क, मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या-क्या रखना चाहेंगे और क्या-क्या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ख, कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, अनुमान करके बताइए। ग, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है? यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या-क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? घ, बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है? यदि सपने बीज की तरह हों तो उन्हें उगने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी? संकेत, धूप अर्थात मेहनत, पानी अर्थात लगन। अण, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होता होगा? बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है? च, इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? 6, इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से यह सुझाव है, आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? पृष्ठ संख्या 96। कविता की रचना। सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धूलि में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर आते हैं। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से शब्द चित्रों की लड़ी सी लगा देता है, जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं। क, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ में ऊपर की ओर एक पेड़ का चित्र दिया गया है। ख, यहाँ इस कविता की कुछ विशेषताएं और पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें ये विशेषताएं समाहित हैं। विशेषताओं का
सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कविता की विशेषताएं क्रमानुसार दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरे स्तंभ में कविता की पंक्तियां क्रमानुसार दी गई हैं। आप कविताओं की विशेषताओं को समझकर कविता की पंक्तियों से मिलान कीजिए। स्तंभ 1, कविता की विशेषताएं। 1, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। 2, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। 3, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। 4, प्रश्न पूछा गया है। 5, संबोधन का प्रयोग किया गया है। 6, सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है। स्तंभ 2, कविता की पंक्तियां। 1, वह नभ में कब उड़ पाता है। 2, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। 3, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। 4, इन सपनों के पंख ना काटो। 5, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। 6, दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। शब्दों की बात। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। यहां इन पंक्तियों में आरोहण और अवरोहण को रेखांकित किया गया है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहां इस पृष्ठ के अंत में एक चित्र है जिसमें एक बालिका जिसके पंख हैं वह सपनों की उड़ान भर रही है। पृष्ठ संख्या 97। आरोहण और अवरोहण दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। आरोहण का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर जाना या चढ़ना, और अवरोहण का अर्थ है ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना। क, यहां दिए गए रिक्त स्थान में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर रिक्त स्थान कर विजय प्राप्त की। नदियां विशाल पर्वतों से रिक्त स्थान करते हुए सागर में मिल जाती हैं। अंकगणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखने की प्रक्रिया रिक्त स्थान क्रम कहलाती हैं। इसी प्रकार आरोहण और अवरोहण शब्दों के प्रयोग को देखते हुए आप भी कुछ सार्थक वाक्य बनाइए। ख, यहां दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह नभ में कब उड़ पाता है। इस वाक्य में शब्द नभ रेखांकित है। धूम गगन में मंडराता है। यहां शब्द गगन रेखांकित है। नभ और गगन समान अर्थ वाले शब्द हैं। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए और किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक पिंजरा है जिसका दरवाजा खुला हुआ है और कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। ग, कविता में मत शब्द के साथ बांधो काटो क्रिया लगाई गई है। आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाना चाहेंगे? लिखिए। संकेत मत डरो। घ, आपकी भाषा में बांधने के लिए और कौन कौन सी क्रियाएं हैं? अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। संकेत जोड़ना। अण, मत शब्द को उलटकर लिखने से शब्द बनता है तम, जिसका अर्थ है अंधेरा। कविता में से कुछ ऐसे और शब्द छांटिए जिन्हें उलटकर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। काल परिवर्तन। सौरभ उड़ जाता है नभ में। उपर्युक्त पंक्ति को ध्यान से सुनिए।
इस पंक्ति की क्रिया जाता है से पता चलता है कि वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्यकाल में लिखें तो यह इस प्रकार से लिखी जाएगी। भूतकाल, सौरभ उड़ गया है नभ में। भविष्यकाल, सौरभ उड़ जाएगा नभ में। पृष्ठ संख्या 98। कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं। इन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर भूतकाल और भविष्यकाल में लिखिए। शब्दकोश से स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द के बहुत से अर्थ हैं। एक, हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम। दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। 2, कला संबंधी व्यवसाय। 3, दक्षता, कौशल। 4, निर्माण, सर्जन, सृष्टि, रचना। 5, आकार, आवृत्ति। 6, अनुष्ठान, क्रिया, धार्मिक कृत्य। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े यहां दिए गए शब्दों के अर्थ खोजकर लिखिए। 1, शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक या शिल्पकारी। 2, शिल्पकला। 3, शिल्प कौशल। 4, शिल्प गृह या शिल्प गेह। 5, शिल्प विद्या। 6, शिल्पशाला या शिल्पालय। यहां दाईं ओर एक बालिका का चित्र है जिसके आगे बहुत से उपहार रखे हैं। पाठ से आगे। आपकी बात। क, कविता में गति को ना बांधने की बात कही गई है। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, बताइए। संकेत: गांठ बांधना। ख, स्वर्ग शब्द से आशय है सुखद स्थान, अर्थात वह स्थान जहां सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या-क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। ग, कविता में सपनों की बात की गई है। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है? उसके विषय में बताइए। पृष्ठ संख्या 99। इस पृष्ठ के आरंभ में दाईं ओर दांडी मार्च का चित्र है, जिसमें महात्मा गांधी सबसे आगे और उनके अनुयायी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। चर्चा परिचर्चा। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का सपना भी बन जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया था। साथियों से चर्चा कीजिए कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे। सृजन। क, विराम चिन्ह का फेरबदल। रोको मत, अर्धविराम, जाने दो। रोको, अर्धविराम, मत जाने दो। लेखन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि बिना रोके जाने दिया जाए। वहीं रोको मत जाने दो में रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि जाने से रोका जाए। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं। आप किन चित्रों के लिए रोको मत, जाने दो या रोको मत जाने दो का प्रयोग करेंगे?
दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए और इन चित्रों को शीर्षक भी दीजिए। यहाँ इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक चित्र है जिसमें एक बालिका पतंग उड़ा रही है और उसके पतंग की डोरी से बहुत से विराम चिन्ह लटके हुए हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर 4 भिन्न भिन्न चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र, इसमें एक व्यक्ति एक स्कूल जाते हुए बालक को रोक रहा है क्योंकि मार्ग पर एक कार चलती हुई आ रही है और वे जेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। दूसरा चित्र, इस चित्र में एक जंगल है और जंगल के बाहर एक बालक एक बोर्ड को पढ़ रहा है। बोर्ड पर लिखा है, यह बाघ विचरण क्षेत्र है। तीसरा चित्र, इस चित्र में एक फौजी अपनी माता से लिपटकर विदा ले रहा है। वहीं उसकी माता रो रही हैं। साथ ही उस पुत्र के पिता भी खड़े हैं और पीछे उसकी बहन भी है और लिखा है, छुट्टियां समाप्त, सैनिक जाने को तैयार। चौथा चित्र, इस चित्र में एक मतदान केंद्र है जिसमें एक महिला अपनी बच्ची के साथ मतदान करने आई हैं। वहीं साथ ही एक अन्य व्यक्ति उसे कह रहा है, तुम मत जाओ। रिपीट, पृष्ठ संख्या 100। चित्र 5, यहां इस चित्र में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी विभिन्न वाहनों को रोक रहा है। चित्र 6, इस चित्र में एक बालक एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को रास्ते में चलने के लिए सहायता कर रहा है। ख, कविता आगे बढ़ाएं। यहां दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक कविता तैयार कीजिए। इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इन पंक्तियों के बाईं ओर एक टूटा हुआ पिंजरा है जिससे एक पक्षी उड़कर जा रहा है। अब आप दिए गए रिक्त स्थानों में इस कविता को पूरा करने का प्रयास कीजिए। ग, खोया पाया। मान लीजिए आपका सपना कहीं खो गया है। उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें। आपको स्कूल प्रशासन को यह रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के नाम एक पत्र लिखिए। वाद विवाद। क, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है, व्यक्ति को बांध सकते हैं, उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। एक समूह विषय के विपक्ष में और दूसरा समूह विषय के पक्ष में अपना तर्क देगा। जैसे समूह 1, व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। समूह 2, स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर कुछ उड़ते हुए पक्षियों का चित्र है, साथ ही हरियाली है। ख, विद्यार्थी वाद विवाद के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। यहां आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का एक चित्र है। पृष्ठ संख्या 101, देखना, सुनना, समझना। क, धूम गगन में मंडराता है। सुगंध का अनुभव सूंघ कर किया जाता है। धुएं को देखा जा सकता है। वायु का अनुभव स्पर्श किया जा सकता है और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है, जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें यहां दिए गए स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं? वर्षा की बूंदों का, धुएं के उड़ने का, खेल के रोमांच का। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बालक और बालिका सितारों की लड़ी पकड़कर खड़े हैं। ख, मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव। विद्यार्थियों के बराबर बराबर की संख्या में 2 दल टीम बनाइए। दलों के नाम रखें, कल्पना और आकांक्षा। कल्पना दल से एक प्रतिभागी आगे आए और मूक अभिनय, हाव भाव या संकेत के माध्यम से इस कविता की किसी भी पंक्ति का भाव प्रस्तुत करें।
आकांक्षा दल के प्रतिभागियों को पहचान कर बताना होगा कि अभिनय में किस पंक्ति की बात की जा रही है। पहचानने की समय सीमा भी निर्धारित की जाए। निर्धारित समय सीमा पर सही उत्तर बताने वाले दल को अंक भी दिए जा सकते हैं। इस तरह से खेल को आगे बढ़ाया जाए। आपदा प्रबंधन। अग्नि सदा धरती पर जलती, घूम गगन में मंडराता है। आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ जाती हैं। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति में बचाव संभव हो जाता है। क, कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए कि क्या-क्या करेंगे यदि कहीं अचानक आग लग जाए, आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए। ख, मैं आपदा के समय क्या करूंगा या करूंगी, एक सूची या चित्र आधारित योजना बनाइए। पृष्ठ संख्या 102। शिल्प। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते होंगे। इनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क, अपने समूह के साथ मिलकर यहां दिए गए शिल्प कार्यों को उनके सही अर्थों या व्याख्या से मिलाइए। यहां एक तालिका दी गई है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में शिल्प कार्य दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में उनसे संबंधित अर्थ या व्याख्या। स्तंभ 1, शिल्प कार्य। 1, काष्ठ शिल्प। 2, मृत्तिका शिल्प। 3, धातु शिल्प। 4, कांच शिल्प। 5, वस्त्र शिल्प। 6, कागज शिल्प। 7, पत्थर शिल्प। 8, चमड़ा शिल्प। 9, बांस और बेंत शिल्प। 10, मोती एवं आभूषण शिल्प। 11, लाख शिल्प। 12, शीशा शिल्प। 13, चित्रकला शिल्प। 14, नक्काशी शिल्प। दूसरे स्तंभ में इन्हीं शिल्प कार्यों से संबंधित अर्थ या व्याख्या दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। स्तंभ 2, अर्थ या व्याख्या। 1, कांच से झूमर, सजावटी वस्तुएं और रंगीन खिड़कियां आदि बनाना। 2, कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई, छपाई, बंधेज आदि सजावटी कार्य। 3, कागज से खिलौने, सजावट, लिफाफे और पेपर मैशी बनाना। 4, लकड़ी से वस्तुएं, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाना। 5, मिट्टी से बर्तन, दिए, मूर्तियां और सजावटी चीजें बनाना। 6, तांबा, पीतल, लोहे जैसी धातुओं से दीपक, मूर्तियां, थालियां आदि बनाना। 7, पारंपरिक चित्रकलाओं जैसे मधुबनी, गोंड, वर्ली आदि से कलाकृतियां बनाना। 8, कपड़ों या सजावट की वस्तुओं में शीशे जोड़ना या जड़ाई करना। 9, लाख से चूड़ियां, खिलौने, डिब्बे और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाना। 10, लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई द्वारा डिजाइन बनाना। 11, बांस और बेंत से टोकरियां, कुर्सियां, चटाई, पंखे आदि बनाना। 12, चमड़े से जूते, बेल्ट, बैग और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाना। 13, संगमरमर या अन्य पत्थरों से मूर्तियां बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि। 14, रंग बिरंगे मोतियों से हार, कंगन, झुमके आदि गहने बनाना। ख, अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़े किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण कीजिए और उस हस्तशिल्प के बारे में एक रिपोर्ट बनाइए। अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय की यहां दी गई वेबसाइट में आपको कौन सा हस्तशिल्प या कलाकृति
सबसे अच्छी लगी और क्यों, उसके विषय में लिखिए। https://national-crafts-museum.nic.in/ झरोखे से। अभी आपने जो कविता सुनी उसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। अब सुनिए इन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी, गिल्लू का अंश। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। यहाँ एक गिलहरी का चित्र है जो थाली से काजू खा रहा है। साझी समझ। गिल्लू कहानी को पुस्तकालय से ढूंढकर पूरी पढ़िए और अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। खोजबीन के लिए यहाँ दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से आप महादेवी वर्मा और उनकी रचनाओं के विषय में जान समझ सकते हैं। महादेवी वर्मा, कवयित्री, जीवन और लेखन, हिंदी भाग 1। https://www.youtube.com/watch?v equal to st capital Q capital L 9 capital K G capital V capital Z capital H G। महादेवी वर्मा, कवयित्री, जीवन और लेखन, हिंदी भाग 2। https://www.youtube.com/watch?v equal to _ u q capital B 5 capital M 9 capital Z capital X 6 O। पृष्ठ संख्या 104। कविता मंजरी 12 मासा। https://www.youtube.com/watch?v equal to B J G capital V P 0 capital W dash capital M U W। गिल्लू महादेवी वर्मा। https://www.youtube.com/watch?v equal to U X P capital O L F D 0 5 capital K 8। महादेवी वर्मा, भारतीय कवयित्री। https://www.youtube.com/watch?v equal to M capital W W P J F 5 capital Y capital N capital T 4। यहाँ इस पृष्ठ के अंत में कुछ उड़ते हुए पक्षियों का चित्र है और साथ ही हरियाली है। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर चांद मोहम्मद, संपादन मुकुल सिंह, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति
CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।